Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Faculty members and students, please find below the outline for thesis writing. It is a guide to organization and presentation of research in form of thesis as well as organization of material within chapters. इस चैप्टर्स ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਨ ਜਨਰਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ chapter contents tell you what needs to be included in each chapter and how sequence of this content can be as consistent across different departments as possible ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਪਾਉਣੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ताकि ये सारा जो ने मतलब हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब में सब की तरतीब एक जैसी बन जाए फॉर ओवरऑल फॉर्मेट गाइडलाइन प्लीज फॉलो APA or any other manual as prescribed for your discipline. This is not meant to be format guide. जो रेफरेंसेस का स्टाइल है वो APA स्टाइल है, वो कह रहे हैं कि जिस डिपार्टमेंट से का थीसिस है वो उस डिपार्टमेंट के हवाले से ही वो होगा, इसलिए उसमें ज़रूरी नहीं आप APA यूज़ कर लें या उस डिपार्टमेंट जो वो डिपार्टमेंट रिकमेंड करता है वो स्टाइल यूज़ कर लें रेफरेंसेस के लिए। ओवरऑल थीसिस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल होगा, उसके बाद एग्जामिनर सर्टिफिकेट होगा, जो एग्जामिन करने वाले हैं वो सर्टिफिकेट आपको अपने यूनिवर्सिटी के जनरल फॉर्मेट से वो मिल जाएगा। डेडिकेशन जो है उसके बाद हम लिखते हैं जैसे वो इंतसाब लिखते हैं किताबों के ऊपर, वैसे हम थीसिस में लिखते हैं डेडिकेशन। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स होता है, जो लोग हमारी हेल्प करते हैं या जो टीचर्स हैं जो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं हम उनके बारे में जो है अच्छे अल्फाज लिखते हैं एक्नॉलेजमेंट्स के अंदर। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, वो आपका थीसिस का जो समरी क्या लेके वो पहला एक पेज होता है वो इसके देंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ कंटेंट्स जो है वो आपका जो तरतीब है पूरे थीसिस के अंदर चैप्टर और उनकी हेडिंग सारी वो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंटेंट्स में आ जाएगी। जैसा मिसाल के तौर पर उसने यहाँ शो किया हुआ है जी, पेज नंबर 1 पर जो कंटेंट्स की लिस्ट दी हुई है, नंबर पेज 2 पर लिस्ट ऑफ टेबल्स है, तो ये लिस्ट ऑफ फिगर्स भी आप देंगे, डिक्लेरेशन जो है, एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें आपने देनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 है क्या है इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 में आपने सबसे पहले अपने थीसिस का जो पहला चैप्टर है वो एक इंट्रोडक्शन होगा, जो आपने सिनॉप्सिस में लिखा था वही वाला इंट्रोडक्शन यहाँ पर लेकर आएंगे। अलबत्ता उसको थोड़ा बहुत अगर किसी ने मुख्तसर लिखा है तो वो तफसील से लिख लेगा, और अगर किसी ने पहले से तफसील से लिखा हुआ है तो वो भी काफ़ी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे उसने दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पर उसने दिया है कि जैसे एक एग्जाम्पल है हैप्पीनेस क्या होती है जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, ये जो एक मतलब दूसरे किसी डिसिप्लिन का थीसिस है, इसलिए उसकी ये गाइडलाइन चैप्टर 1 की उसमें अपने दी हुई है कंटेंट्स दिए हुए हैं, तो हमने अपने कंटेंट्स जो है वो अपने वो लगाने। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है लिटरेचर रिव्यू, तो इसमें जैसे लिखा है कोरिलेट्स एंड प्रिडिक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस। अब ये हैप्पीनेस के हवाले से बात कर रहा है, जाहिर है वो अपने डिसिप्लिन के हवाले से बात कर रहा है, तो आपका जो थीसिस है आपने उसके अंदर जो लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है वो सारे के सारा चैप्टर नंबर 2 में देना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है मेथडोलॉजी, उसके अंदर है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है कि आपने अपनी रिसर्च को कैसे डिज़ाइन किया है, आपने कैसे डिज़ाइन किया है, कहाँ कहाँ से चीज़ें ली हैं, कहाँ से मटेरियल लिया है। अगर तो आपने बहुत सारे लोगों में से कुछ चीज़ें सिलेक्ट की हैं तो उसको हम सैंपल कहते हैं, अगर लोगों से डाटा लेना हो तो हम एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स, जो हमने वेरिएबल यूज़ किए हैं, जैसे उसने ऊपर हैप्पीनेस की बात की है तो हैप्पीनेस को डिफाइन कैसे करते हैं। उसके बाद मेजर्स की बात है कि हैप्पीनेस को हमने मेजर कैसे करना है दूसरे वेरिएबल जो है, तो ये उनका चीज़ें यहाँ पर है। हमने यहाँ पर अपने अंदाज में जो अपनी मेथडोलॉजी है कैसे हमने रिसर्च की है, हमने उसको सारे को यहाँ पे तरतीब देना है। ये मेजर्स ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है, ऑपरेशनल डेफिनेशन आपकी जैसे हैं वो आ सकती है यहाँ पर कि जो मतलब एक तालिब इल्म है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, या एक जुर्म जो है वो क्या होता है, इस तरह की चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर भी डाली जा सकती हैं। आप वो पूरी तरतीब यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमने ये अपनी रिसर्च कैसे की है, रिसर्च कैसे की है, वो सारी तरतीब तफसील यहाँ पर आएगी। तो उसमें जो है मेथडोलॉजी के पोर्शन में मेन चीज़ ये होती है कि हम सारा तरीक़ेकार उसके अंदर लिखते हैं। ये जो सोशल साइंसेज में बाकी है वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपने अपने जो भी मेथडोलॉजी यूज़ की है वो सारी की सारी यहाँ पर लेकर आनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में रिजल्ट्स है।
रिजल्ट्स में वो हम सारे तरतीब देते हैं जो आपने, एक फॉर एग्जांपल हम जो बच्चों के जराइम की बात करते हैं, तो वो बच्चों के जराइम पे जो जो आपने चीज़ें निकाली हुई हैं वो सारी यहाँ पर लिखेंगे। इसने तो लिखा है ना, एनालिसिस पे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस है, समरी ऑफ द फाइंडिंग्स है। यहाँ पर आपने वो सारी चीज़ें जो मुख्तलिफ, जैसे ममालिक के हवाले से, यूएसए के हवाले से या मिस्र के हवाले से आपने जो जराइम की तफसील ली है उनका एनालिसिस करेंगे, सारे उनकी तफसील लेकर आएंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, जो भी आपके जो मकासद थे मकाले के, उन सारे मकासद को यहाँ पर हासिल करते हैं हम। तो ये सोशल साइंसेज में हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं, तो स्टैट जब अप्लाई करते हैं तो उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी उसी में होता है, जो हम टेबल बनाते हैं या हम कोई किसी की एवरेज निकाल लेते हैं या हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसने लिखा है, तो ये सोशल साइंसेज में आता है। स्टैट को हम काफ़ी अप्लाई करते हैं, लेकिन आपका जो इस्लामिक स्टडीज़ में जैसे आपने चीज़ें लेकर आनी है, तो वो इस तरह का एनालिसिस नहीं होना जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका एनालिसिस तो वो होगा कि आपने ये सारा जो है वो मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें उठाई, उनका आपस में मुवाजना किया, जो तकाबुल किया, उसका फिर रिजल्ट लिख दिए कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये सारे आपके रिजल्ट होंगे। उसके बाद डिस्कशन है। डिस्कशन में ये होता है समरी ऑफ द फाइंडिंग्स। उस तरह का काम बहुत सारे लोगों ने पहले भी किया होता है, उसी तरह की मेथोडोलॉजी लगाई होती है। तो आपने वो सारा यहाँ पर पहले नंबर पर तो आपने वो सारा अपनी डिस्कशन देनी होती है कि हमने क्या किया है, उसके रिजल्ट क्या निकले हैं। ठीक है, उसके रिजल्ट्स यहाँ पर हम देते हैं। उस एक अंदाज में उसको थोड़ी सी रेपिटेशन ही है, उसको हम रिपीट भी करते हैं यहाँ पर, लेकिन रिपीट करते हुए हम हूबहू वहां से कॉपी पेस्ट नहीं करते, बल्कि जो वहां पर जो हमने बातें, जो चीजें निकाली होती हैं, उनको यहाँ पर दोबारा लिखते हैं अपने एक नए अंदाज में, एक समरी के तौर पर डिस्कशन में। उसके बाद फिर हम करते हैं कि वही काम किसी और ने भी किया होगा, पार्शली किया होगा, जुजवी तौर पर किया होगा, सारा तो नहीं किया होगा, कोई सारा तो हमने किया है, लेकिन कोई जुजवी तौर पर पहले भी लोगों ने काम किया होगा, उन्होंने क्या रिजल्ट निकाले थे वो भी हम डिस्कशन में लेकर आते हैं कि दूसरे लोगों ने ये रिजल्ट्स कैसे निकाले हैं, उन्होंने क्या किया और हमने, उनके रिजल्ट्स क्या है, हमारे क्या है। तो इस तरह का कोई भी काम जो पहले हुआ हो उसको भी हम यहाँ लेकर आते हैं, लेकिन पहले अपना डिस्कस करते हैं, बाद में उनका डिस्कस करते हैं, फिर हम तकाबुल करते हैं कि भी देखें इनमें एक जैसे रिजल्ट निकले हैं। अगर मुख्तलिफ चीज़ें आई हों तो फिर हम वो भी डिस्कस करते हैं कि हमारी चीज, हमने जो ये मुवाजना किया है तो यहाँ से ये चीज़ निकली है, ये डिफरेंट है, दूसरों से मुख्तलिफ है। उसके बाद सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च, हमने वहाँ यहाँ पर ये भी बताना होता है। दूसरे नंबर पर स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। तो बात चीज़ें होती हैं वो हमारे जो एक लिमिट्स होती हैं, हम उनसे आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर इनका जो सोशल स्टडीज, सोशल साइंसेज में जैसे इसने काम बात की है, हैप्पीनेस की बात की है, तो इसकी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी, तो उसने वो लिखनी है। लेकिन आपका जो काम है, आपने अपनी मजबूरियां लिखनी है कि कौन सा काम इससे अच्छा हो सकता था लेकिन हमने वो नहीं किया। तो उसके बाद फ्यूचर रिसर्च में वही चीज़ आ जाती है जो हमारी कमजोरी होती है, हम वही रिकमेंड करते हैं कि भाई ये कमजोरी दूर करके इस तरीके से काम किया जाए। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं बच्चों के जराइम की, तो हम बच्चों के जराइम की बात करते हैं तो हम उसमें बताएंगे कि हमने सिर्फ बच्चों के जराइम लिए हैं, हमने बड़ों के जराइम नहीं लिए। जैसे मुवाजना किया हमने अमेरिका का, पाकिस्तान का या मिस्र का, ये हमने जराइम का आपस में मुवाजना कर लिया, तकाबुल कर लिया। तो हम उसमें बताएंगे कि हमने तो भी ये 3 मुल्क लिए हैं, तो हालांकि जैसे अमेरिका है उसकी तरह ये बरतानिया, जर्मनी वगैरह है, यहाँ का भी कवानीन होंगे जराइम, बच्चों के जराइम के। तो ये हमारी लिमिटेशन थी, ये हमारी लिमिट थी, हम वो नहीं ले सके। तो फ्यूचर में लोगों को चाहिए कि वो पाकिस्तान, अमेरिका के साथ साथ जो है वो जर्मनी और इंग्लैंड को भी ले रहे हैं। वो भी एक बहुत ही मतलब जो है, जो अगर वो सिग्निफिकेंट बड़ी अहम चीज आपको नजर आती हो तो आप वो यहाँ पर सजेस्ट करते हैं। ये हमारी लिमिटेशन हो जाएगी और यही हम रिकमेंड करेंगे फ्यूचर रिसर्च के लिए कि भाई लोग इस पर काम करें। उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकली उसकी जो आपने फाइंडिंग जो की है वो आगे अप्लाई कैसे हो सकती हैं, इम्प्लीमेंट कैसे हो सकती हैं, तो या उसका क्या मतलब लोगों को उसका बेनिफिट हो सकता है, या यहाँ से क्या जो नई चीज निकलती है जो लोगों को बताई जाए। तो वो वहां पर अगर कोई कमजोरी फील हो रही हो, मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि भी पाकिस्तान का एक कानून है
वो जो फलां वाला है उससे बेहतर कानून मौजूद है, तो हमें चाहिए कि हम फलां वाला कानून जो है उसको फलां कानून से रिप्लेस कर दें। तो इस तरह ये इम्प्लीकेशन होती हैं कि जो आप फील करते हैं कि उसमें से ये बेनिफिट हो सकता है हमारी रिसर्च से, तो हमें वो उससे ले लेना चाहिए। तो ये आपका जो आखिरी चैप्टर होगा, उसके बाद रेफरेंसेस है, आपने रेफरेंसेस देने होते हैं। और अपेंडिसेस जो है, अपेंडिसेस में वो चीज़ हम लेकर आते हैं जो हम मेन टेक्स्ट के अंदर नहीं देते। हो सकता है जैसे जरा बच्चों के जराइम की बात करें तो वहां पर एक टेबल हो जो हमने अमेरिका से लिया हुआ हो या मिस्र से लिया हुआ हो, तो वो टेबल बाज का लंबा होता है जो हमारी तहरीर के रिदम को डिस्टर्ब करता है। तो तहरीर की जो हमारी तसलसल है उसको खराब करता हो, तो हम ऐसी चीज को अपेंडिक्स में डाल देते हैं रेफरेंसेस के बाद। वहां पर हम सिर्फ ये बता देते हैं कि जी इसका ये वाली इसकी तफसील फलां अपेंडिक्स ए में अपेंडिक्स बी में पड़ी हुई है, जो पढ़ने वाले लोग हैं वो वहां से देख सकते हैं। तो ये अपेंडिक्स होती है। तो ये जनरल सा जो है इंट्रोडक्शन है आपका इसका थीसिस की गाइडलाइंस का। तो यहाँ पर उसने कुछ तफसील भी दी है, लेकिन ये तफसील जो उसने उसी हवाले से लिखी होगी, आपके हवाले से ये मुश्किल बनेगी। तो आपने जो थीसिस जो सिनॉप्सिस लिखा हुआ है तकरीबन वही वाली चीज़ आपने उसी को एक्सपैंड करके थोड़ा सा तफसीलन लिखना होता है। तो इसके अलावा कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। हमने जो अबवाब की फहरिस्त बनाई हुई है, वो अबवाब की फहरिस्त हमारी वो बाब नंबर इसमें इसके हवाले से चैप्टर नंबर 5 में आएगी। किस चीज़ की फहरिस्त? बाब की? जो हमने अपने फहरिस्त बनाई हुई है, अबवाब की फहरिस्त बनाई हुई है, वो तो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स है ना, वो तो शुरू में आ जाती है फहरिस्त। नहीं तो इन्होंने जो 5 चैप्टर बना दिए हैं खुद के, इन चैप्टर के मुताबिक आपने करना, तो हम उन अपने काम को इसमें से कौन से चैप्टर में लाएंगे? वो चौथे चैप्टर में लाएंगे आप। अच्छा, चौथे में आएगा वो। हाँ, पांचवें में उसी की डिस्कशन आती है। चौथे चैप्टर में आपके सारा काम आता है, पांचवें में उसकी डिस्कशन आती है। सही, चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये इन्होंने सारी तफसील वही दी है सोशल साइंसेज की। सबसे अच्छा तरीका जो है आपके लिए वो ये है कि आप कोई भी पुराना थीसिस उठा लें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हुआ तो आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से जाकर पुराना थीसिस ले लें। वहाँ लाइब्रेरी में चले जाएं, पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चले जाएं, उस वहाँ पर जाकर कोई अच्छा सा थीसिस जो इस्लामिक स्टडीज़ का ले लें, तो उसको आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। वो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी गाइडलाइन जो मिलनी है आपको थीसिस से मिलनी है, कोई जो पुराना काम किया हुआ हो। मैं एक दफा किसी में गया था, वहां पर मैंने देखा था काफी मोटी सारा एक थीसिस पड़ा हुआ था किसी स्टूडेंट का। तो वो सारी यूनिवर्सिटीज वाले जैसे उनको भी जमा कराते हैं कई जगहों पर। तो इसलिए आप सबसे अच्छा तरीका ये है पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाएं, या और यूनिवर्सिटी आपकी यूएमटी में हो सकता है कोई पुराना थीसिस बच्चों ने किया हुआ हो, तो वो उठा के और वहां से गाइडलाइन लाजमी लें। सबसे आसान तरीका वहीं से गाइडलाइन लेने का होगा। तीसरा तरीका जो है आपका, वो आपने जो पेपर पढ़े हुए हैं जो अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हो चुके होते हैं, वहां से जो पेपर पढ़ते हैं तकरीबन वही वाले सारे चैप्टर्स हैं उस पेपर के अंदर सेक्शन बन जाते हैं। सेक्शन 1 में इंट्रोडक्शन होता है, सेक्शन 2 में लिटरेचर रिव्यू होता है, सेक्शन 3 में मेथोडोलॉजी होता है, सेक्शन 4 में रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स होती हैं, और सेक्शन 5 में डिस्कशन होती है, और उसके बाद रेफरेंसेस आ जाते हैं। ये वही पेपर के ही 5 हिस्से होते हैं जो सेक्शन होते हैं, वही वाले 5 सेक्शन थीसिस में आकर 5 चैप्टर बन जाते हैं। तो वहां पर से भी आपको पेपर जो अच्छे पेपर जो हों वहां से भी गाइडलाइन मिल जाएगी, और जो थीसिस जो है वो उससे भी अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। ठीक है इंशाल्लाह। ये वाली जो थीसिस ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस जो इन्होंने दी हैं, ये हमारी नजर में तो अभी पहली दफा आई है। इससे पहले हमने जो एमफिल वगैरह के थीसिस लिखे थे उसके अंदर तो ये कुयूदात नहीं थी। तो क्या ये जो कुयूदात इसमें लिखी हुई हैं ये कब से आ रही हैं, कब से ये अप्लाई हो रहा है? ये तो बहुत पुरानी है। वो वैसे उन्होंने आपको किसी ने पूछा नहीं है, या उनका स्टाइल होगा उस यूनिवर्सिटी का। लेकिन आप ये इनका जो स्टाइल है, ये थीसिस जो है ये 5 चैप्टर होते हैं, हर जगह पर ही होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में यही स्टाइल है, पूरी दुनिया में ये चलता है थीसिस का भी और उसका पेपर का भी। पेपर में भी यही 5 चैप्टर या सेक्शन बन जाते हैं, थीसिस में 5 चैप्टर बन जाते हैं। तो ये सारे सोशल साइंस में सारी दुनिया ऐसे लिख रही है। तो इस्लामिक स्टडीज को भी उन्होंने थोड़ा सा इसके मुताबिक रखना है, इसलिए ताकि उनका फॉर्मेट सारे
यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में उनका फॉर्मेट जो है ओवरऑल एक जैसा रहे। इसलिए आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई इसमें बहुत मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। ठीक ठीक, जज़ाकुमुल्लाह, बड़ी ठीक है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेथडोलॉजी के हवाले से एक चीज़ मैं और आपको दोबारा बता दूं, मेथडोलॉजी में एक्चुअली हम लिखते हैं कि हमने रिसर्च कैसे की है, कि हमने रिसर्च कैसे की है। हमने मिसाल के तौर पर जैसे भी हमने बच्चों के जराइम की बात की, तो बच्चों के जराइम जो है वो हमने कहाँ कहाँ से लिए, ये कौन सा अमेरिका का डाटा जो है वो कहाँ से लिया, और पाकिस्तान का कहाँ से लिया, मिस्र का कहाँ से लिया, या दूसरे जो भी कवानीन आपने लिए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए हैं, कैसे लिए हैं। उनके बाद हमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है, तो वो भी उसमें लिखते हैं। जैसे उसने एथिकल कंसिडरेशन की बात की, एथिक्स की बात की, तो रिसर्च एथिक्स भी हमने नोट करने होते हैं कि हमने फला फला एथिक्स का ख्याल रखा। जहाँ पर भी किसी का कोई हक मरता हो तो हमने वो बताना है कि वहाँ हमने किसी का हक नहीं मारा। मिसाल के तौर पर हमने किसी की कोई जो चीज़ यूज़ की है तो वो हमने उससे इजाज़त लेकर यूज़ की है। तो इस तरह की चीज़ें भी उसमें होती हैं। जो डाटा, जो कवानीन उन्होंने मतलब जो बिल्कुल आम किए हुए हैं, अवामुन नास के लिए पड़े हुए हैं, वो हम वहाँ से लेकर लिख सकते हैं। लेकिन जो कॉपीराइट चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने कोई अपनी किताब लिखी है, तो वो किताब जो है उस कॉपीराइट उसने हासिल रखे अपने हाथ में लिए हुए है, तो वहाँ से अगर कोई हम टेबल उठा रहे हों तो हमें वो टेबल अपने पेपर में डालने के लिए या थीसिस में डालने के लिए हमें पहले उनसे इजाज़त लेनी चाहिए। ये एथिक्स है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी हम उसके अंदर पर लिखते हैं। जितने एथिक्स का हमने ख्याल रखा, वो सारे के सारे एथिक्स भी हम मेथडोलॉजी के अंदर लेकर आते हैं। और जो तरीक़ेकार हमने इख्तियार किया मटेरियल को हासिल करने का, अब वो भी उसके अंदर हम लेकर आते हैं। तो ये तफसील जो है आप इस्लामिक स्टडीज़ का जो काम है वो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता। तो क्वालिटेटिव जो डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है वो तो थोड़ी सी तरतीब जो है वो भी उसके अंदर आप डालेंगे। जो कुछ पहले आपने सिनॉप्सिस के अंदर भी डाली थी वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है आप इसको इंशाल्लाह ये आपके लिए ये काफ़ी होंगी अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो बातें हैं। अलबत्ता जो मैंने मशवरा दिया है, आप थीसिस जो है पुराना कोई लें, वो सबसे अच्छा तरीका होगा। अल्लाह हाफिज़।